हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल 7 का अध्याय 38, जिसका नाम है डाटाबेस प्रबंध प्रणाली। इसका आज हम करेंगे भाग 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम इस क्लास के अंदर डेटाबेस का मीनिंग समझेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डाटाबेस जो है वो किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, डाटाबेस की संरचना, ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, डाटाबेस की किस टाइप का होता है, डाटाबेस सारणियों का डिजाइन तथा उसकी रचना, की डाटाबेस की जो सारणियां यानी टेबल्स वो किस तरीके से बनाई जाती है। सरल डेटाबेस अनुप्रयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग, कि हम इजी जो डेटाबेस है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर किस तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे उद्देश्य हैं, ये चीजें आज हम इस पे कवर करेंगे। सबसे पहले समझिए कि डाटाबेस होता क्या है। देखो, डाटाबेस इसका मतलब है जहां हम डाटा को रखते हैं। डेटा मतलब कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने रख रखी है, ठीक है। तो डाटाबेस के अंदर हम क्या रखते हैं, डाटा को रखते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं, उस पे हम क्वेरीज लगाते हैं, उनसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के डेटा पे जितना काम होता है वो सारा का सारा कहाँ होता है, डाटाबेस के अंदर। अब चलिए देखते हैं, डाटाबेस उपयोगी एवं निर्णायक सूचना के प्रतिपादन हेतु डाटा का क्या है, एक संग्रहण, मतलब जहां पे डाटा को स्टोर किया जाता है, डाटा को मैनेज किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा डाटाबेस। ठीक है, अंतर संबंधी डाटा, ये इंपॉर्टेंट होता है लाइन। देखिए, अंतर संबंधी होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इंटर रिलेटेड, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखिए कैसे, कोई भी एक टेबल बनाई मैंने, सपोज स्टूडेंट नाम की मैंने कोई भी एक टेबल बनाई है। तो एक बार बताइए, अब स्टूडेंट के अंदर मैं स्टॉक मार्केट का डेटा तो नहीं रख सकती ना। मैंने, मान लीजिए मैंने रमन नाम का एक लड़का है, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें रख दी, स्टूडेंट है। ठीक है, और प्रिया नाम की एक स्टूडेंट है, पूजा नाम की एक स्टूडेंट है। तो इट मीन्स ये आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी सारा डेटा इस टेबल के अंदर क्या है, स्टूडेंट का डेटा है। और सारी इंफॉर्मेशन एक एक रिकॉर्ड के अंदर किससे है, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड, इसलिए कहते हैं इसे अंतर संबंधी डाटा। तो अंतर संबंधी डाटा का क्या है, ये डिजिटल रूप, पेपर पे तो नहीं है ना, डिजिटल है, इसलिए इसको कहते हैं डिजिटल रूप। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि विद्यालय, बैंक, पुस्तकालय, बस, रेलवे आरक्षण, ये सभी डेटाबेस से होते हैं। भाई डेटा सुरक्षित होगा, डेटा सेव होगा, वहीं से तो आप करोगे। आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन एकदम से नेट से ले लेते हो, क्यों ले लेते हो, भाई वो डेटाबेस में स्टोर है इसीलिए तो ले लेते हो। डेटाबेस में स्टोर है, आपने तुरंत क्वेरी करी, मुझे इस दिन का इससे डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, तुरंत आपको क्या करता है, रिप्लाई करके आपको वो डेटा उपलब्ध करा देता है ना। तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वही हमारा होता है डाटाबेस, कि जहाँ पे डेटा स्टोर हुआ, और स्टोर होने के बाद हम उस पे क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उससे हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा है डाटाबेस। समझ में आया, एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट का हो गया, स्कूल के अंदर, रेलवे रिजर्वेशन, बैंक के अंदर, सब के अंदर डाटाबेस होता है। बिना डाटाबेस के कोई इंफॉर्मेशन आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। इवन जितना भी आप गूगल पे सर्च करते हो, कहीं भी सर्च करते हो, वो सब डाटाबेस में स्टोर होता है। बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो डाटाबेस किस टाइप का होता है। हमारे सिलेबस में 2007 है, हम एक्सेस 2007 ही कवर करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटाबेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस से रिलेटेड वो भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो समझ में आया आपको डाटाबेस होता क्या है, क्योंकि हम डाटाबेस के अंदर ही अपनी अकाउंटिंग डालेंगे, इसलिए पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, क्यों यूज कर रहे हैं भाई इसे, क्यों, क्योंकि पहले जो फाइल में हम लिखते थे उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी। ठीक है, अब वो दिक्कत, जैसे डाटा अतिरेक, अतिरेक का मतलब होता है रिडंडेंसी। क्या होता है, रिडंडेंसी यानी पुनरावृत्ति, यानी बार बार डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आप एक जगह डेटा रख रहे हो, फिर दूसरी जगह डेटा रख रहे हो, फिर तीसरी जगह डेटा, भाई बताओ, फाइल के अंदर अगर आप काम करोगे, आपने यहाँ किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा,
फिर आपकी ये फाइल भर गई, आपने किसी दूसरे के अंदर इसका रिकॉर्ड रखा ना, ये अगर मान लो ये दूसरी क्लास के अंदर आ गया तो वहां रिकॉर्ड रखा। पर डाटाबेस में ऐसा नहीं होता है, एक जगह रिकॉर्ड होता है, वहां से लिंकिंग हो जाती है, ठीक है। तो डाटा की रिडंडेंसी कम हो जाती है। डाटा जो है असंगत, मतलब एक जगह तो आपका स्टोर है कि वो 4th क्लास में है, एक जगह स्टोर है 5th क्लास में है, तो डेटा कैसा हो गया, असंगत। तो वो वाली दिक्कत भी कहाँ नहीं होती, डेटाबेस में। डाटा पहुंच में कठिनाई ये भी नहीं होती। भाई इजीली आप आपको कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, 5 फाइल है आपके पास, अब आप ढूंढोगे तो कितनी दिक्कत होगी ना। बट वहां आपने एक क्वेरी करी डेटाबेस के अंदर और देखिए कितना इजीली आपको उसने तुरंत इंफॉर्मेशन दे दी। तो डाटाबेस के अंदर पहुंच में भी कठिनाई नहीं होती है। डाटा अलगाव मतलब कि डाटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ अलग डेटा है, वहाँ अलग मान लो एक स्टूडेंट एक घर से चला के किसी दूसरे घर में गया, मतलब उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो एक जगह तो आपका डेटा पड़ा है पुराना वाला, एक जगह आपका डेटा है नया वाला। अब क्या हो गया, डेटा डेटा अलगाव हो गया, इट मीन्स डेटा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट हो गया। आप कौन सा वाला लोगे, है ना। तो वो चीज हमारे डाटाबेस में नहीं होती है। और डाटा सुरक्षा की समस्याएं भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं, पासवर्ड वगैरह, और यूजर को ऑथेंटिकेशन मिला होता है कि इतने पार्ट को यूज करेगा, इतने को नहीं करेगा, ठीक है। ये सब चीजें फाइल में नहीं होती, इसलिए हमें डाटाबेस की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है, आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए डाटाबेस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार उनका नाम देख लीजिए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप के डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, यानी डेटा हमारा कहाँ कहाँ जाके डाटाबेस के अंदर होता है, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं, डाटाबेस की परिभाषा और डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाटाबेस डिजाइन में, भाई डिजाइनिंग के अंदर भी हम डाटा को यूज कर रहे हैं, भंडारित किया जा रहा है वो भी एक डेटा है, आंशिक रूप से परिवर्तित किया जा रहा है वो भी एक डेटा है, डाटाबेस के उपयोगकर्ताओं के प्रकार वो भी एक डेटा है, ठीक है। ये सब डेटाबेस में स्टोर होते हैं। डिजाइनिंग वाला डेटा अलग स्टोर हो गया, भंडारित किया जाने वाला अलग हो गया, ठीक है। डाटाबेस के उपयोगकर्ताओं के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है वो अलग टाइप का डेटा हो गया, हार्डवेयर का स्तर ये अलग हो गया, और जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं या ऑपरेटिंग की सिस्टम की प्रणाली जो भी है हमारी, वो सब हमारे डाटा के प्रकार हो गए, जो कि डाटाबेस के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये डाटा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या था, डाटाबेस की परिभाषा प्लस डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, वो जो 4-5 पॉइंट थे ना, अतिरेक था, अलगाव था, पहुंच था, वो सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट, डाटाबेस का उपयोग किसी भी दूसरे फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। देखिए इसका क्या मतलब है, आप वेबसाइट देखते हैं, कोई भी वेबसाइट जो आपको दिख रही है, फ्रंट सामने जो आपके सामने है, ठीक है, तो आपको क्या दिखता है, आपको ये थोड़ा ना दिखता है कि उसका डेटा कहाँ स्टोर है, नहीं ना। आप क्या करते हैं, आप अपनी इस वेबसाइट पे पहुंचे, ठीक है, वेबसाइट पे पहुंच के मान लीजिए गूगल ही ले लीजिए, एक बार के लिए आपने गूगल लिया, गूगल पे आप सर्चिंग करते हैं, ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ, यहाँ पे आपने टाइप करा, ठीक है। अब आपने टाइप करा तो क्या आप ये देख रहे हैं कि वो कहाँ से ढूंढ के आपको दे रहा है, नहीं ना। तो जो बैक में जो चल रहा है वो हमें नहीं देखना होता। तो जो सामने दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड, क्या कहते हैं, फ्रंट एंड। ये जो वर्ड है मैं उसका मीनिंग आपको समझा रही हूँ। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन ये होती है। अब अगर मेरे पास डेटा स्टोर ही नहीं होगा, डाटाबेस होगा ही नहीं, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन कैसे देगा, नहीं दे सकता ना। तो बस इसीलिए कहा गया है कि डाटाबेस यानी बैकएंड का उपयोग किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ किया जा सकता है। जरूर नहीं है ये आपकी वेबसाइट हो, ये आपकी ऐप हो सकती है, ये आपकी कोई भी एक पेज हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ब्लॉग्स बनाते हैं ब्लॉगर्स, ठीक है, वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरी वेबसाइट ही हो। बट फ्रंट एंड इतना समझिए जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, बैक एंड जो बैक में चीजें हो रही हैं, और बैक एंड में जनरली 99.9% आपका डेटाबेस ही होता है, ठीक है, समझ में आया, या कोडिंग पार्ट जो भी होता है वो, ठीक है। चलिए ये तो सारे क्या थे इसके
डेटा किस किस टाइप के हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके डाटाबेस की रूपरेखा, मतलब ये डाटाबेस जो है वो किस किस तरीके का हो सकता है। सबसे पहला है हमारा कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल के अंदर किसको कहते हैं, संकल्पित रूपरेखा। अब संकल्पित रूपरेखा के अंदर क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इसके अंदर हमारा ईआर डायग्राम बनता है। क्या बनता है, ईआर डायग्राम, जिसे कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को आरेख कह लीजिए। ईआर डायग्राम का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, तो वो इसके अंदर बनाया जाता है। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एक संगठन की समस्त आवश्यकताओं को एकत्रित करके, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होने से पहले उसका पहले कंसेप्चुअल डिजाइन होगी, यानी पहले ईआर डायग्राम बनाया जाएगा, सीधे कोडिंग नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि वो उसको दिखाया जाएगा जिसके लिए बनाना है कि भाई हमने ये बनाया है। ठीक है, आपको और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कंसेप्चुअल का मतलब होता है, क्या होता है, जिसमें ईआर डायग्राम होता है। तो सबसे पहले हम उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एकत्रित करेंगे संगठन की, और उसे एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषित मतलब एनालिसिस करने के बाद संकल्पित आरेख, जिसे क्या कहते हैं, ईआर डायग्राम, इकाई संबंधता। देखिए कंप्यूटर में कुछ टर्म्स को आप इंग्लिश में ही याद करिए, बेटर है। रीजन क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हिंदी में नहीं लिखा होता। आप यहाँ इसे हिंदी में पढ़ लीजिए। जैसे आपने बिंदु रेख था, हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, कहीं आपको सॉफ्टवेयर में बिंदु रेख नहीं मिलेगा। जब आप उसमें करने जाएंगे प्रैक्टिकल, तो आपको क्या पता होगा कि बिंदु रेख क्या है। तो इसलिए डेटाबेस के अंदर भी ईआर डायग्राम लिखा होता है, ना कि इकाई संबंधता। ठीक है, चलिए आप लिखने के हिसाब से अपना कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, बट सॉफ्टवेयर में हर चीज इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में तो नहीं होती ना। ठीक है, अब देखिए संकल्पित आरेख, जिसे क्या कहते हैं, ईआर डायग्राम। मैंने भी क्या कहा आपको, कंसेप्चुअल के अंदर ईआर डायग्राम बनता है। अब ईआर डायग्राम होता क्या है, इसे देखिए। इसके अंदर एक एंटिटी होती है। देखिए ईआर आरेख में एक होती है एंटिटी, क्या होती है, अभी मैं समझाती हूँ। एंटिटी होती है, इकाइयों से संबंधित विशेषता यानी एट्रीब्यूट्स होते हैं। इकाई हो गई एंटिटी, उसकी विशेषताएं हो गई एट्रीब्यूट, तथा संबंध होते हैं। ये किसके बीच में, ये टेबल्स के बीच में होते हैं। ठीक है, अब देखिए एंटिटी क्या हो गई, एट्रीब्यूट्स का समूह। अब सबसे पहले मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एंटिटी है। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम हो गया, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ही ले लेते हैं। स्टूडेंट मेरी एक एंटिटी है। कोई भी एंटिटी जो है वो इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर हमेशा दर्शाई जाती है, एंटिटी रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट जो है उसका क्या क्या हो सकता है, ये हो गया मेरा टेबल का नाम, स्टूडेंट। एंटिटी को आप टेबल भी कह सकते हो। अब देखो किसी भी स्टूडेंट का क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, क्लास हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्टूडेंट की विशेषताएं है ना। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये जो विशेषताएं होती हैं, ये विशेषताएं आपकी एट्रीब्यूट कहलाती हैं। तो ये आपके हो गए एट्रीब्यूट। ठीक है, ये जो है ये आपके होते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स। और ये किसकी विशेषताएं बता रहे हैं, वो हमारी हो गई एंटिटी। तो इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूरा का पूरा एक ईआर डायग्राम बनाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गई एक टेबल। अब एक स्टूडेंट, ठीक है, और एक टीचर टेबल बना लेते हैं, यानी टीचर की एंटिटी। ये टीचर की एंटिटी। अब टीचर का भी क्या होगा, नाम होगा, और सब्जेक्ट भी हो सकता है, भाई वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो वो टीचर का नाम हो गया, और सॉरी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ना, अलग अलग रख नहीं सकते इनको। तो वो चीज होती है हमारी रिलेशनशिप। तो तीन चीजें आ गई, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे होगी कि भाई एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, या स्टूडेंट जो है, सारे स्टूडेंट किससे पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से,
इस रिलेशनशिप में आपको अंदर नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना रखना है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होना, ठीक है, संबंध होना इन दोनों के बीच में, टेबल्स के बीच में। तो तीन चीजें हम ईआर डायग्राम में लेके चलते हैं। कंसेप्चुअल डिजाइन के अंदर हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं, सारी रिक्वायरमेंट को हम ईआर डायग्राम के थ्रू ही समझाते हैं। और दूसरी चीज कि जो भी ईआर डायग्राम है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये तो बात हुई कंसेप्चुअल की। अब दूसरा डिजाइन कौन सा है, दूसरा है लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल का मतलब होता है जो भी आपने ईआर डायग्राम बनाया है, ठीक है, ईआर डायग्राम मेरा बन चुका है। अब ईआर डायग्राम बनाने के बाद उसे मुझे क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। किसमें, टेबल्स के अंदर, क्योंकि जो डाटाबेस के अंदर डेटा होता है वो कैसा होता है, वो होता है टेबल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए, यह प्रस्तुतिकरण डाटा मॉडल है, ठीक है, ये दिखाता है जिसके माध्यम से हम ईआर को क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेटेड डाटा सारणियों में रूपांतरित कर सकते हैं। वहां तो हमने क्या बनाया, ईआर डायग्राम। अब हमें पता है कि ईआर डायग्राम में जो रेक्टेंगल होता है वो हमारी टेबल का नाम होता है, यानी एंटिटी होती है, और उससे निकलने वाली जो भी सारी उसकी विशेषताएं वो सारे एट्रीब्यूट होते हैं, राइट। तो किसी भी टेबल के अंदर अगर कोई फील्ड है वो उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा, है ना। अभी हम आगे उसको डिजाइन करेंगे तब आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। तो उसको देख के क्या हम टेबल नहीं बना सकते, हम टेबल बना सकते हैं। जैसे लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था, मैं उससे एक टेबल बना देती हूँ। ये स्टूडेंट टेबल है। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज बनाई थी, नेम था, स्टूडेंट का क्या था, रोल नंबर था। तो देखिए वो जो ईआर डायग्राम था ना, उसी से हम टेबल बनाते हैं, वही होता है हमारा लॉजिकल। और एक था मेरा एड्रेस, और यही आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, ये आपकी टेबल का नाम हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसे फील्ड का नाम भी कहते हैं, जो एट्रीब्यूट्स है वो फील्ड के नाम हो गए, है ना। तो लॉजिकल का समझ में आया मतलब। अब टेबल टेबल के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। कोई सी भी टेबल बनाइए, कर्मचारी का डेटा है तो कर्मचारी का बनेगा। वाउचर टेबल जो आपके अभी काम आएगी, ठीक है। समर्थन सारणी, खाता सारणी, खाता प्रकार सारणी। क्यों, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इनके नाम ले रखे हैं। अदरवाइज तो कोई भी नाम ले सकते हो आप, बैंक का ले सकते हो, स्टूडेंट का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाता सारणी, खाता प्रकार सारणी, इसलिए मैंने जस्ट उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। समझ में आया कंसेप्चुअल व्यू, लॉजिकल व्यू समझ में आया, और डाटाबेस क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ये देखिए, आप सबको अकाउंटिंग तो आती है, हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग को डेटाबेस के अंदर कैसे डालेंगे ये हम समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैनुअली लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं। तो एंट्रीज मैंने मैनुअली ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मैनुअली क्या किया है, डेटा ले लिया है, 2014 अप्रैल का एक डेटा है। अब आपको सारी ये तो समझ में आती है, व्यय क्या है, पूंजी क्या है, ठीक है ना। अब इस डेट को, किसको, 2014 के अंदर, अप्रैल के अंदर पहली डेट को मैंने क्या लिया, 3 वाउचर है मेरे, और भी है नीचे मैंने लिस्ट बना रखी है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब संजना, संजना के यहाँ से कितनी धनराशि है, उतनी। नवीन की यहाँ से बैंक में रोकड़ जमा किया। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्या करते हो, आप उसमें इस तरीके से लिखते हो ना, जब भी आप मैनुअली किसी चीज में लिखते हो तो संजना की इतनी पूंजी, नवीन की इतनी पूंजी, बैंक में रोकड़ जमा किया, मान लीजिए हमने किया तो हमारे पास से पैसा गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या लिए हुए मैंने, ये लेन देन के प्रकार लिखे हुए। दिनांक 2 को ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब जैन से माल खरीदा, चेक से इतना भुगतान किया। तो हमारे पास से कई जगह पैसा गया है, कई जगह आया है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को, डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो भी इसकी ये हमने यहाँ पे जो डेटा डाल रखा है, उस सबको पहले हम करेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब कि उन सबको एक साथ करेंगे, कि पूंजी वाले को एक साथ किया है मैंने, ठीक है, व्यय वाले को एक साथ किया है, देनकर्ता को एक साथ किया है। ये सब चीजें आपको आती होंगी क्योंकि आप बही खाता ये सब बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह, तो उसमें आप करते हैं ना, क्रेडिट क्या हुआ, डेबिट क्या हुआ, है ना, देयकर्ता कौन होता है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, देखिए 5 6, इससे हमने माल खरीदा, इसको हमने रोकड़ माल बेचा, पैसा गया, है ना, और यहाँ पैसा गया, यहाँ पैसा आया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्या करे हैं, बहुत सारे, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी। अब क्या करेंगे, इनकी हम कोडिंग करेंगे।
मतलब पूंजी वाले को मैंने नंबर देखिए, यहाँ से देखिए जितना भी मेरा व्यय हुआ उसको मैंने क्या करा, देखिए ये क्यों कर रहे हैं हम, ये मैनुअली करते हो आप लोग, है ना। अब जब ये मैनुअली हो जाएगा तो मैं इसको बताऊंगी कि आप इसको डेटाबेस में कैसे डाल रहे हो। ठीक है, ये आपका व्यय है, व्यय आपने पूरा 1 नंबर दे दिया उसको। जितने भी आगम आए हैं हमारे पास वो हमारे 2 नंबर हो गए। जितनी भी संपत्तियां हैं, उस जितनी भी मैंने अभी लिस्ट दिखाई है आपको, उनमें से ये सब चल रहा है, उसमें संपत्तियों को मैंने नंबर दिया 3 नंबर। देयताएं, देयताएं को कितना नंबर दिया, 4 नंबर। और जो पूंजी थी 5 नंबर। जैसे अभी मैंने संजना का पढ़ा था, संजना को क्या मिलेगा, 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से पहले उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी हमने 5 श्रेणियों में ये जो हमारे खाते थे 5 श्रेणियों में इनको क्या करा, डिवाइड कर दिया है। किसको, जो अभी हमने लिस्ट देखी उसको 5 श्रेणी में हमने डिवाइड किया है। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, एक भी स्टेप मिस हुई तो ये नहीं समझ में आएगा। सारे हमारी शीट हो गई, खाते हो गए, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्या करा, श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। दूसरा काम, अब देखिए इन खाता समूहों के आधार पर लेन देन को विश्लेषित क्या करना है। अभी ये तो हमने एक शॉर्ट बना लिया कि पूंजी को ये नंबर दिया। अब जो हमने बनाई थी उसके अंदर क्या करेंगे, सबको एक एक नंबर दे दिया। जैसे संजना का पूंजी खाता 5 नंबर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से सबके आगे मैंने क्या करा, देखो श्रेणियां डिफाइन कर दी। तो ये एक मेरी अलग से क्या बन गई, इंफॉर्मेशन हो गई मेरे पास। बैंक को 3 दिया, जैसे है ना, विक्रय को 2 और क्रय को, खरीदा तो पैसा गया ना, व्यय हुआ तो व्यय हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो सबके आगे मैंने क्या करा, श्रेणियां लिख दी। पहले इंफॉर्मेशन कितनी बड़ी दी, फिर इनको कैटेगराइज करा, श्रेणियों में बांटा, उसके बाद इनकी क्या कर दी, श्रेणियां सबके आगे लिख दी है। ठीक है, अब देखिए इस मामले में खातों को कोड करने की योजना निम्न प्रकार। अब हम इसे कोड करेंगे सारे खातों को। ठीक है, किस तरीके से, ये यही वाली चीज है जो हमने पहले डाली थी, 01 02 करके करेंगे। और वहां मैंने क्या किया था, 1 2 3 नंबर दे दिया। देखो संजना की पूंजी, पूंजी के अंतर्गत कितने हैं, 5, कितने हैं 5, तो यहाँ पे 1 और 2 संजना का और नवीन का। ठीक है, अब देखिए देयताओं के अंतर्गत टोटल 4 है, दीर्घकालीन के अंतर्गत 41। ठीक है, ये सारे वही वाले हैं जो अभी हमने कोडिंग करी, श्रेणियां दी थी, श्रेणियां देने के बाद हम उन्हें काउंट कर लिया कि कितने कितने किस में आ रहे हैं। ठीक है, अब चालू के अंदर 43 है। भाई उनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें बांट दिया हमने, है ना, खातों के प्रकार में, कि वहां से ये आया, यहाँ से आया, इस तरीके से उनको कोड करके उनके जो कोडिंग नंबर थे वो सारे के सारे हमने क्या करे, लिख दिए हैं। ठीक है, अब एक जगह देखिए स्टार और होता है उसके अंदर। स्टार के केस में क्या होगा, अगर आपका ऐसे मैंने एक जगह स्टार लगाया है, इसका मतलब होता है कि वो वर्षों तक चलता रहेगा, यानी आगे भी ये खाता चलता रहेगा। कोड में यह अंतर है जो लेखांकन अवधारणा पर आधारित है कि व्यवसाय आने वाले वर्षों में भी चलता रहेगा। अगर कहीं पे मैंने एक जगह स्टार लगाया तो उसका मतलब है कि वो इन फ्यूचर भी चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसे कोड करा गया है। अब यहाँ देखिए स्थायी संपत्ति हमारी 31 है, इस तरीके से पहले हमने इसकी कोडिंग कर दी है। चालू संपत्तियां 32, ये हमारा मैनुअली चल रहा है सब कुछ। क्या चल रहा है, मैनुअली, ये देखिए सब कुछ मैनुअली है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे डेटाबेस के अंदर। मैनुअली समझ में आया सबको, सबके टाइप लिख लिए, उनको श्रेणियों में बांट लिया। श्रेणियों में बांटने के बाद हमने उसको कोड दे दिया सबको, कि भाई एक साथ भी कर दिया कि इतने इतने खाते इसके इतने हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे डेटाबेस के अंदर। तो डाटाबेस के अंदर डालने के लिए हम डाटाबेस में भी हर खाते का एक कोड जनरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमने हर खाते का एक कोड लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये सब का क्या है, एक कोड है, हर खाते के आगे एक कोड हो गया। इस तरीके से सबके खाते के आगे रोकड़ का अलग है, इसका अलग है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, ये सारे के सारे कोड, ये हम डेटाबेस के अंदर ये कोड लिख रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, एक जगह इन्फॉर्मेशन ये रखेंगे इस तरीके से, और ये हमने वहां पे डाल दिया कि 5 नंबर किसे दिया है, 4 किसे दिया, 3 किसे दिया, 2 किसे दिया और 1 किसे दिया। ये इन्फॉर्मेशन और इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन वो हमारी डाटाबेस के अंदर अवेलेबल होगी। अब देखिए 2 चीज मेरे पास डेटाबेस के अंदर है। अब मुझे वहां पे बनानी है वाउचर की टेबल। ठीक है, वाउचर की टेबल बनाने के लिए वाउचर संख्या जो मैंने मैनुअली वाला आपके पास है वो लिया, ये मैंने जो कोड दिया उसको वाउचर को, उसकी राशि, उसकी दिनांक, कितना जमा हुआ और कहाँ से आया कहाँ से
ठीक है, किसके पास से आया, कौन दे करता है, वो सब इंफॉर्मेशन इस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर रखेंगे। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, वाउचर संख्या, नाम, ये एक तरीके से टेबल है ना मेरी, इस तरीके से कहाँ रखेंगे, डाटाबेस के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन एक हमने टैबुलर फॉर्मेट में रख दी है। ठीक है ना? तो ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसलिए डाला जाता है जिससे हमें पता रहे इन फ्यूचर कि कहाँ से माल आया है, कहाँ गया है, कौन दे करता है, कितना बकाया है, इसलिए हम वो डिस्क्रिप्शन डालते हैं। जैसे आप बही खाते में नॉर्मल डालते हो, मैनुअली जब करते हो। ठीक है ना? तो देखिए, इस तरीके से सारी टेबल आपकी डाटाबेस के अंदर क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा, डाटाबेस क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके अंदर डाटा कितने कितने किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है? और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उनकी रूपरेखा यानी डाटाबेस की डिज़ाइन कैसी होती है, जिसमें ईआर डायग्राम था, कंसेप्चुअल और लॉजिकल डिज़ाइन, ये दोनों हमने उसके अंदर पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि मैनुअली अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से उसे डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसे डेटाबेस में जब डाला तो हमने ऊपर सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन डाली, क्यों, वो सिर्फ समझने के लिए। बाकी हमने इस तरीके से पूरे डेटा को कहाँ रखा, एक ही जगह रखा है। ठीक है? उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट बनाना पड़ता है, यहाँ पे हमने सारा का सारा एक ही जगह रख लिया है। तो इसमें रखना कितना ईजी हो गया। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डेटाबेस जो है, कौन सा डेटाबेस हम यूज़ करेंगे, उसको कैसे ओपन करेंगे और उसके अंदर हम किस तरीके से क्या करेंगे, इस टेबल को डालेंगे। ठीक है? तो चलिए, ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।